मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया गया जी और वो विकास रैलियां कर रहे थे। मुझे कोई संकोच भी नहीं है कोई बात बताने में। जी जी तो अटेली का के लिए मैंने समय मांगा तो उन समय नहीं दे पाए। जी जी उनका आपके सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी है, वो नाराज होते हैं, हम्म, तो उनसे इजाज़त मिलेगी तो ही मैं अटेली आ पाऊँ। मुझे लगा यार कांग्रेस में जब मुझे मुख्यमंत्री जी का समय भी नहीं मिल रहा मेरी अटेली के लिए, तो फिर मैं क्या उम्मीद करूँगा आगे मुझे कोई न्याय मिलेगा। भजन लाल जी ने मुझे याद किया कि भाई आपको सहायता देनी करनी चाहिए, हम साथ मिलकर चले, आपके पिताजी भी साथ रहे। जी तो मैंने हरियाणा जनहित कांग्रेस उस समय में ज्वाइन कर ली। गई। फिर भी सबने सलाह करके बहुमत के साथ हम लोगों ने 6 में से 5 लोगों ने जा करके विधिवत रूप से अपनी पार्टी बना करके हम कांग्रेस में हमने मर्ज किया अपनी पार्टी का। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि बिना कुलदीप बिश्नोई की हज का हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाए? और कुलदीप जी भी हमारे जो मीटिंग्स हुई उसमें भी ये कहा कि भाई मैंने शर्त रखी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने चाहिए। मैंने कहा साहब ये फैसला तो 40 एमएलए की पार्टी करेगी, हम 6 एमएलए वाली थोड़ी फैसला करेंगे सीएम कौन बने। मैं मानता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो एक जाति के नाम पे या जहर के नाम पे, जो धर्म के नाम पे जो जहर घोलने काम किया, वो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं बात बैठ गई, उसका हमें नुकसान हुआ। हम ये जानना चाह रहे हैं जो अहिरवाल की जो बेल्ट है इसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही जो भारतीय जनता पार्टी उभरती रही 2014, 2019, 2024 और आप कहीं भी नहीं खड़े हो पाए, वजह क्या रही? भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लोगों के अंदर प्रचार किया, लोगों में घुसपैठ गई कि भाई कांग्रेस के राज में तुम्हें पूरा न्याय नहीं मिल पाया और अगर आप हमें बनाएंगे तो हम नॉन जाट सीएम देंगे। आपका दाव कैसे लगा, बाकी मात कैसे खा गए? आज इस मंच से थोड़ा सा खुलासा हम ये जरूर चाहेंगे। आप लाइन में नहीं थे, कहीं लाइमलाइट में नहीं थे, बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि मैं खुद ये कह करके आया था बिहारी प्रसाद चंडीगढ़ ऑफिस में। जी मैंने कहा जी अगर आप यादव समाज से अध्यक्ष बनाना चाहते हो तो हमारे में सबसे सीनियर कैप्टन अजय सिंह जी। अच्छा, आप बोल के आए? परमात्मा कसम मैंने बोला। तो आप एक चीज तो बता सकते हो, रावदान सिंह को राजी कर लिया? रावदान सिंह जी राजी हैं, भाई हैं हमारे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 27 तारीख को मेरे नारोल में कार्यक्रम है, उसमें रावदान सिंह जी जरूर आएंगे। लेकिन जिसको भी कुर्सी मिलती है उसका एक विजन होता है, वह फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है। आपके सामने काफी चैलेंज भी है। आपका फुटप्रिंट किस तरह छोड़ेंगे, आप किस तरह कांग्रेस को मजबूत करेंगे, आपका रोड मैप क्या रहेगा, वो जानना चाहेंगे। जो प्रदेश लेवल में कार्यकारिणी बना रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी हम लोग बना रहे हैं और ब्लॉक के बूथ लेवल तक मेरा मन है। अफसोस तो इसी बात का है कि चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष बॉडी है और वो हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बन के उसका जवाब देते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए हर चीज का। अच्छा आप बताओ, कोई क्राइम हुआ नहीं, कोई मर्डर नहीं हुआ, 302 लग जाए आपके ऊपर, कैसे? मतलब उस जमीन का कभी अप्लाई नहीं हुआ सीएलयू के लिए। आप देखिए कांग्रेस एक वादा मजबूती से कर सकती है कि मेरिट पे नौकरी देंगे सत्ता में आए तो। बिल्कुल 100%। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने जी। राव वीरेंद्र के परिवार से तो रहा मुकाबला 2 बार। राव वीरेंद्र सिंह जी के परिवार के साथ ही हमने राजनीति शुरू की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो एक तरह से हमारे पिताजी उनको राजनीतिक गुरु कहते थे। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अमरअली इस इलाके के बड़े सम्मान नेता रहे राव वीरेंद्र सिंह जी। कांग्रेस में 1991 के अंदर जो है उनके सपुत्र राव अजीत सिंह जी पिताजी के मुकाबले में चुनाव में थे और वो मात्र 66 वोटों से चुनाव हारे थे, पिताजी जीते थे। जी जी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा के मंच पर आज खास मेहमान हैं राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 6 अक्टूबर को इन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। तब बाद में शायद एक भी दिन रुके नहीं है इनके कदम। हरियाणा के आज इस जिले में, कल उस जिले में, परसों उस जिले में, और लंबा कार्यक्रम अभी भी इनका तय है। लोग इनके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। ये 3 बार के विधायक हैं, अटेली से चुनाव जीते। इनके पिता राव बंसी सिंह के बारे में भी सभी जानते हैं। पुराना राजनीतिक परिवार है इनका। हरियाणा जनहित कांग्रेस में इनका जाना हुआ था एक बार, क्या हालात थे कांग्रेस छोड़कर। बाकी लंबे समय से इनका कांग्रेस से ही पारिवारिक जुड़ाव रहा है, पिता राव बंसी सिंह का और इनका स्वयं। जिस समय कांग्रेस में अध्यक्ष पद की चर्चा चल रही थी उस समय पर्दे के पीछे
प्रयास भी हम नहीं कहेंगे, इनका नाम पर्दे के पीछे था। फ्रंट फुट पर जिनकी बैटिंग चल रही थी, लगता था कि ये रन बनाने के लिए आगे मैदान में आ गए ये खिलाड़ी और यही चुनावी मुकाबला यानी कांग्रेस अध्यक्ष का मुकाबला जीत जाएंगे। लेकिन बाजी राव नरेंद्र सिंह के हाथ लगी। कांग्रेस हाईकमान ने कुछ न कुछ निश्चित रूप से इनमें देखा होगा, इनके परिवार में देखा होगा, इनकी कांग्रेस के प्रति वफादारी और निष्ठा को देखा होगा, तभी इन्हें यह नियुक्ति दी होगी। आज हमने इन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो राव नरेंद्र जी, एनजेपी स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी साथियों का, दर्शकों का भी मेरी तरफ से उनको भी अभिवादन। हमारे दर्शक सबसे पहले तो कोई भी जो होता है अतिथि, उसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि इनका राजनीति में आना कैसे हुआ था। पहले चुनाव का घटनाक्रम हम जानना चाहेंगे। किस तरह राव बंसी सिंह ने कहा या आपने अपने पिता से कहा, पहला चुनाव कब, कैसे और किन परिस्थितियों में लड़ा, क्या उससे पहले संगठन में काम किया, उस पृष्ठभूमि को जानना चाहेंगे। देखिए, मैं अपने पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी के साथ में उनके बेटे के रूप में, उनके पीए के रूप में, उनके ड्राइवर के रूप में, एक सहायक के रूप में उनके साथ काम किया। जो हर परिवार में अमूमन परिवार का जो बेटा होता है अपने बाप की, पिता की सहायता करता है, उनकी मदद करता है किसी न किसी रूप में। और जब पिताजी 1991 का चुनाव जीते और हरियाणा में कांग्रेस के राज बनी चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में, तो उनको विकास और पंचायत मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, जो उनके जीवन में तीसरी बार विधायक बने थे। पहली बार 1972 में, दूसरा उपचुनाव 1980 में, तीसरी बार 1991 में बने और उनको डेवलपमेंट पंचायत मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई। बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा में जब एक छोटा सा मंत्रिमंडल बना, शुरू में शायद 6-7 लोगों का, सभी सीनियर्स का, तो उनमें उनको स्थान दिया गया था और महत्वपूर्ण जो विभाग मिला। और क्योंकि कैबिनेट पोर्टफोलियो, कैबिनेट स्तर के मंत्री बने और वो खुद एक किसान परिवार में पैदा हुए, किसान का दर्द को जानते थे, गरीब के दर्द को जानते थे। जब वो मंत्री बन गए, पीछे से मैं उनका सहायक के रूप में काम करता था। और जहाँ तक उससे पहले मेरा मैं बताऊं जीवन में, 1991 में जब पिताजी मंत्री थे, उस समय मैं भी एक्टिव था। मैंने लॉ ग्रेजुएशन भी कर चुका था, लेकिन जिला कांग्रेस में मैंने महामंत्री के रूप में, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के रूप में मैंने काम शुरू किया उनके साथ में। फिर कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव आए, फिर जिला महेंद्रगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मैं चेयरमैन चुना गया, इलेक्टेड चेयरमैन। इधर पिताजी मंत्री थे और पीछे से जब वो सोमवार से बृहस्पतिवार तक, शुक्रवार तक जनरली चंडीगढ़ हरियाणा के दौरे पे रहते थे, तो पीछे से जनता का मिलना जुलना, संवाद रहना, लोगों की काम आना, लोगों का तो डेली की जो पब्लिक डीलिंग होती है, 200, 400, 500 आदि प्रतिदिन आना, और वो सारी तकलीफ लोकल स्थानीय लेवल की होता, तो मैं सब अधिकारियों तो अटेली में रहकर सुनते थे। नारनौल में ही हमारा हेडक्वार्टर आया है। अटेली से हमारा परिवार 5 बार अटेली से विधायक रहा, 3 बार पिताजी रहे, 2 बार मैं भी रहा। लेकिन हेडक्वार्टर हमने नारनौल ही रखा हमेशा। नारनौल अटेली लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। जिला हेडक्वार्टर सभी लोगों को काम नारनौल में पड़ता था, तो इसलिए उस नाते से लोग आते जाते थे। और सभी जिला अधिकारियों को मैं उनके पास व्यक्तिगत टेलीफोन करके या डिप्टी कमिश्नर या एसपी महोदय के पास खुद जाकर के लोगों को काम लेकर के जो पॉजिटिव काम होते थे। मैं चंडीगढ़ नहीं रहता था, मैं नारनौल में रहता था। जो चंडीगढ़ कागज होते थे इकट्ठे करके लिफाफे में उनको दे दिया। अगर जब आया करते थे साहब ये चंडीगढ़ कार्य है, आप वहाँ उनके करा करते थे, लोकल मैं देखा कर चंडीगढ़ के काम वो ले जाते जो। और पिताजी के समय में सक्रिय था। और पिताजी की जब देहांत हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उस समय 66 साल की उम्र थी, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी। और लेकिन ये कम समय में उनका जाना हो गया। तो जनवरी आपका 20 जनवरी को उनको अचानक हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक होने के बाद में हमसे दूर हो गए, भगवान के प्यारे हो गए। मई के अंदर शायद जनरली चुनाव आ गए थे, तो इसलिए दोबारा उपचुनाव की नौबत नहीं आई अटेली के अंदर। और जनरल जब चुनाव आए 1996 में, आम चुनाव हरियाणा विधानसभा के, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। और क्योंकि पार्टी सत्ता में थी, सत्ता विरोध लहर भी होती है, विरोध में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी आ गई थी, बीजेपी की ज्वाइंट सरकार बनी। और 90 में से हम केवल 9 एमएलए कांग्रेस पार्टी के चुन करके आए, जिनमें अटेली से मैं स्वयं था, रेवाड़ी से कैप्टन राजेश सिंह जी थे,
और रेवाड़ी और गुड़गांव से धर्मवीर गाबा साहब थे। कहने का तात्पर्य कि इस इलाके से साउथ हरियाणा कहलाता है, 9 में से 3 MLA हम लोग जीत कर आए, उनमें से राव नरेंद्र थे, उनमें से मैं भी एक था। तो कुल मिलाकर के वहां से हमने शुरू किया। और मैं ये बात का हमेशा याद करता हूँ और मैं अटेली के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उस समय एक सख्त मुकाबले के अंदर 1996 में 22,000 लोगों ने मुझे विधायक बनाया और विपक्ष का विधायक बना। जनता आपके मुकाबले में कौन थे उस समय पहले चुनाव में? मेरे मुकाबले के अंदर 1996 में हमारे मुकाबले के अंदर ओम प्रकाश सिंह जी हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार थे, राव अजीत सिंह जी भी उम्मीदवार थे। वो किस पार्टी से थे? इंजीनियर साहब विकास पार्टी नहीं, उनका तो पता है। राव अजीत सिंह मेरे दिमाग से शायद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। समाजवादी पार्टी के मामूली अंतर से हारे थे शायद। नहीं, वो 1991 में पिताजी के मुकाबले 66 वोटों से हारे थे। अब की बार नंबर 3 पे। तो राव वीरेंद्र के परिवार से तो रहा मुकाबला 2 बार। राव वीरेंद्र सिंह जी के परिवार के साथ ही हमने राजनीति शुरू की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो एक तरह से हमारे पिताजी उनको राजनीतिक गुरु कहते थे। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अमरली इस इलाके के बड़े सम्मान नेता रहे राव वीरेंद्र सिंह जी। और उसके बाद में चुनावी लड़ाई भी चलती और राजनीतिक गुरु भी। बाद में 1991 के अंदर ऐसी स्थिति आई, बीच में राव साहब दूसरी पार्टी में भी गए, कांग्रेस भी छोड़ी राव साहब ने। तो लेकिन ये कि हम कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में 1991 के अंदर जो है उनके सपुत्र राव अजीत सिंह जी पिताजी के मुकाबले में चुनाव में थे और मात्र 66 वोटों से चुनाव हारे थे, पिताजी जीते थे। तो उसके बाद में जहां 1996 का मैं चर्चा कर रहा था, तो उसमें मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने मुझे प्यार दिया। 22,000 लोगों के वोट लेकर के MLA बना। लोगों के बीच में रहा, उनकी आवाज उठाई, विधानसभा में भी उठाई, सड़कों पे भी उठाई, धरने प्रदर्शन। उस समय विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई। पानी के उस समय बहुत धरने होते थे, तो हमने उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। लोगों में एक पहचान बनाई, गमी खुशी में भी सबके रहे समान रूप से। 2000 का चुनाव आ गया। 2000 में कांग्रेस पार्टी ने फिर मुझे अटेली से उम्मीदवार बनाया और उसके बाद में 32,000 वोट लेकर के दूसरी बार में विधायक बना। पहली बार 22 मिले, दूसरी 32,000 मिले। लोगों का प्यार बढ़ा। इत्तेफाक से अब की बार भी हम कांग्रेस के 21 MLA चुन के आए, थोड़े आए। इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा की सरकार बनी 2000 के अंदर। और मैं फिर विपक्ष का विधायक रहा। फिर हमने जबरदस्त प्रयास किया, लोग लड़ाई लड़ी, लोग बीच में रहे, विपक्ष के विधायक के रूप में सेवा की। फिर तीसरा चुनाव आ गया 2005 का। फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझे अटेली से उम्मीदवार बनाया। चौधरी भजन लाल जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे। वो चुनाव 42,000 वोट लेकर के मैं वो चुनाव हार गया। ये कहा जाए कि हमारी ही पार्टी की आपस की लैग पुलिंग की वजह से नुकसान हुआ कि हमारे कुछ लोग नहीं चाहते थे जो कांग्रेस से नरेंद्र सिंह विधायक बने, और मेरा सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया कि नरेंद्र सिंह को हराना है, रोकना है इनको, 2 पे कोई भी आई चाहिए लेकिन उसको मदद कर दो। और इंडिपेंडेंट से नरेश यादव जी चुनाव उसमें मेरे मुकाबले में जीते थे। तो कुल मिलाकर के ये राव वीरेंद्र परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं था? नहीं, राव वीरेंद्र सिंह जी फैमिली से 2000 के अंदर से ना उस सन का हम जिक्र कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि 1991 में 96 में राव वीरेंद्र सिंह जी के परिवार से राव अजीत सिंह उम्मीदवार थे। 2000 के चुनाव में 2005 में राव अजीत सिंह जी ने विड्रॉ कर लिया था। वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि वो मेरे मुकाबले में जो नंबर 2 आ रहे थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनकी सपोर्ट कर रहे थे। जैसे 2000 में संतोष बहन जी की मदद की। लेकिन लोगों का प्यार था, भगवान कृपा थी, 334 वोट से मैं चुनाव जीता। तीसरे चुनाव में बताया मैंने, फिर ताकतें सारी इकट्ठी होकर के वो चुनाव मुझे लूज करना पड़ा। मैं कांग्रेस के अंदर ही था। उसके बाद में परिस्थितियां ऐसी रही कांग्रेस पार्टी के अंदर कि मुझे लगा मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा, या किसी कारणों से जो भी बात थी, सारी बातें कोई फायदा नहीं है बताने से। फायदे के टाइम पे हम पूछेंगे। चलो हम बताएंगे। बीच में इसको तो आप पूरा कर लीजिए। हम चल रहे थे आपके 2005 के चुनाव में, चुनाव लूज हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी में था, पार्टी कार्यक्रम भाग लेता था। मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया गया और वो विकास रैलियां कर रहे थे। बस कोई संकोच भी नहीं है कोई बात बताने में। तो अटेली का के लिए मैंने समय मांगा तो उन्हें समय नहीं दे पाए। उनका आपके सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी है, वो नाराज होते हैं, तो उनसे इजाजत मिलेगी तो ही मैं अटेली आ पाऊंगा। कुल मिला के ऐसे हालात बने कि हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से कांग्रेस पार्टी ही के जो नेता थे भजन लाल जी, उस समय तो एक दौर ऐसा आ गया था कि जनहित कांग्रेस पीले झंडे जगह जगह नजर आने लगे।
बहुत मेहनत की थी सब साथियों ने, हमें भी उनमें शामिल था। तो हम सब लोगों ने आया कि भाई मुझे लगा यार कांग्रेस में जब मुझे मुख्यमंत्री जी का समय भी नहीं मिल रहा मेरी अटेली के लिए, तो फिर मैं क्या उम्मीद करूंगा आगे मुझे कोई न्याय मिलेगा। भजन लाल जी ने मुझे याद किया कि भाई आपको सहायता देनी करनी चाहिए, हम साथ मिलकर चले, आपके पिताजी साथ रहे। तो मैंने हरियाणा जनहित कांग्रेस उस समय में ज्वाइन कर ली। गए, लगभग हम शायद 2 साल के लिए गए होंगे। 2007 के आसपास बनी थी, 9 में तो हम वापिस ही आ गए थे। 9 में चुनाव हो गया। 9 में चुनाव। तो इस तरह से हरियाणा जनहित कांग्रेस बनी और उस समय अच्छी खासी संख्या थी, 30-35-40 विधायक, पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे, काफी अच्छी एक टीम बनी और एक प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। फिर आगे चुनाव परिसीमन हो गया। और परिसीमन में खास बात बताना चाहता हूँ कि जो अटेली से हमारा परिवार लगातार 5 बार बना लंबे समय तक, तो विपक्ष जो हमारे और नेता थे हरियाणा के, उनको शायद ये रास नहीं आया होगा। उन्होंने अटेली के 3 टुकड़े कर दिए परिसीमन में। 50 लगभग गाँव नारनौल में चले गए, 50 अटेली में रह गए, 30 गाँव लगभग नांगल चौधरी में चले गए। जो नया विधानसभा नांगल चौधरी बनी उस समय 2009 आ गया, पहले पार्लियामेंट चुनाव आया। मुझे पूछा गया तो हमने कहा मुझे मेरा पार्लियामेंट को मन नहीं था, लेकिन चौधरी भजन लाल जी ने और कुलदीप बिश्नोई जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा कि आपको चुनाव लड़ना है भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट से। उस समय शायद आपको भी उम्मीद नहीं होगी इतनी वोटें मिलेंगी। हाँ, तो मैंने कहा मैं तो चुनाव तो ना तो मेरे पास टीम है पार्लियामेंट की, नहीं मेरा कोई मेंटली प्रिपेयर हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जरूरी है, पार्टी लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर पार्टी के नेता कहते हैं तो विचार करेंगे। और उस समय हरियाणा के 2 बड़े दिग्गज परिवार, चौधरी देवीलाल जी का और चौधरी बंसी लाल जी का परिवार मेरे मुकाबले में था और लगभग 2.25 लाख वोटें उस समय आपको चुनाव के अंदर आई, जो अपने आप में एक बहुत ही रिकॉर्ड की बात थी। वो चुनाव एक बार जितनी स्थिति में भी हम लोग थे, हाँ बिल्कुल मुकाबले का चुनाव, जागरूक रहे, लोगों में बड़ी एक्टिव रहा। जनहित कांग्रेस कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर के लोगों का सहयोग, थोड़ी सी और मेहनत होती तो चुनाव जीता जा सकता। अगर हम लोगों को भी ये पता होता है, यहाँ वालों को, कि राव नरेंद्र इतना अच्छा करने जा रहे हैं। ये तो 15 दिन का, केवल 15 दिन का चुनाव था। हम सही ढंग से गाँव में जा भी नहीं पाए और सही ढंग से हम काम भी नहीं कर पाए थे, लेकिन लोगों का जुनून था। तो उसके बाद में जब 2009 विधानसभा चुनाव आया तो फिर कुलदीप बिश्नोई जी ने मुझसे पूछा कि राव साहब आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो। तो मैंने कहा जी मेरे 50 गांव नारनौल में चले गए, मेरा अपना जन्म स्थान मंडाना गांव भी चला गया, नारनौल में पैदा हुआ हूँ, नारनौल में भी घर, तो नारनौल चुनाव लड़ूंगा। वो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मेरी एक भूल मैं आप महसूस करता हूँ। अगर मैं अटेली रहता तो शायद मुझे इतना बड़ा नुकसान पॉलिटिकल नहीं होता। तो फिर भी मैं गया, लेकिन मैं आभारी हूँ नारनौल के लोगों का भी कि उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया और 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस से मुझे विधायक चुना। और जब विधायक चुना तो कांग्रेस के केवल 40 ही एमएलए आए थे और हम लोग 6 एमएलए हरियाणा जनहित कांग्रेस के आए थे। हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने शपथ भी उसमें रुकवा दी थी हुड्डा साहब की कि अभी रुकिए आप, कुलदीप बिश्नोई से बात चल रही जनहित कांग्रेस से। और उस समय जनहित कांग्रेस का सारा बातें चल रही थी, 6 लोग थे हम लोग। वो बातें श्री कृष्ण से पूरी नहीं हो पाई, फिर भी सबने सलाह करके बहुमत के साथ हम लोगों ने 6 में से 5 लोगों ने जाकर के विधिवत रूप से अपनी पार्टी बना करके हम कांग्रेस में हमने मर्ज किया अपनी पार्टी का। और अच्छा, वहाँ एक बीच में एक सवाल यहाँ उठता है, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण आपकी नाराजगी बढ़ी थी, कांग्रेस समय नहीं दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चीफ मिनिस्टर, आपकी अटेली में नहीं आए वो, और फिर ऐसा वक्त आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही जरूरत पड़ी। जब ये जो विलय हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा टच में थे कि सीधे हाईकमान सोनिया गांधी और उनके प्रतिनिधि आप लोगों के संपर्क में थे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे संपर्क में नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब आदमी को सरकार बनानी है तो नेता सभी संपर्क में रहते हैं आपस में। हाईकमान की तरफ से भी उस समय हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी थे, वो भी संपर्क में थे। ऊपर हाईकमान से बातचीत हुई थी कि ठीक है, लेकिन मैंने भी इस बड़ा सस्पेंस में था, बड़ा धर्म संकट में था, और आज हमारे बीच नहीं है स्वामी सानंद जी महाराज, गड़ोली आश्रम आप जानते हैं। मैंने उनसे भी व्यक्तिगत रूप से बात की कि महाराज जी बड़ा धर्म संकट में आ गए, क्या करना चाहिए, लोगों का दबाव है, क्या आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए, पुराने कांग्रेस विचारधारा है, और नरेंद्र सिंह एमएलए तो बन जाता है लेकिन विपक्ष का ही बनता है हमेशा, और इलाके के लिए क्या करें महाराज जी।
हम अगर जाते हैं तो उंगली उठेगी, बदनाम होंगे, कोई समझेगा पद के लिए जा रहे हैं, कोई और आरोप लगाएंगे। आरोप तो लगे भी, जो आरोप भी लगे भी, करे मोटे मोटे जो बक्से गए, कुछ कुछ कहा गया। चलो वो तो राजनीति में रहेंगे तो आरोप तो लगेंगे, नहीं छोड़ देंगे तो नहीं लगेंगे। जी जी। फिर महाराज जी ने भी ये कहा, मैं स्वामी जी आज हमारे बीच नहीं, हमको नमन करते हुए याद करते हैं कि भाई जो काम जनता के भले का हो, जिसमें लोक हित की बात हो, वो काम करने में कोई बुराई नहीं, उसी को जनहित मान लो और आपको इसका साथ देना चाहिए। बल्कि आप अपने नेता को भी समझाओ तो आप सारे 6 के 6 चले जाओ। संत होते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, तो इसलिए हमने कोशिश भी की, लेकिन कुलदीप जी नहीं मान रहे थे इस बात को। फिर हमने बहुमत के आधार के ऊपर राय एक सवाल साथ ही जुड़ जाएगा, उसका जवाब आपका। जी जी जी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि बिना कुलदीप बिश्नोई की हज का हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाए? नहीं, खुद मुझे व्यक्तिगत रूप से हुड्डा साहब ने कहा था कि राव साहब यार अपने नेता को भी समझाओ, वो भी आ जाए तो अच्छा रहे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे? यस, मुझे कहा था। चर्चा ऐसी आई थी कि बिना कुलदीप बिश्नोई, पहला सवाल ही किया है मेरे से, आज तक किसी नहीं कर पाए थे आपका सवाल जी। लेकिन मैं बताने में कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि राव साहब यार आपके नेता से भी बात कर लो, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सब कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं तो इसलिए बेटर है वो भी आ जाए। तो मैंने कहा साहब समझा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उस समय जो हुड्डा जी के जो अगेंस्ट लोग थे, जी जी, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को साथ ऐसा घेरा हुआ था उनको, ऐसा कि सब आपको नहीं करना। और कुलदीप जी भी हमारी जो मीटिंग्स हुई उसमें भी ये कहा कि भाई मैंने शर्त रखी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने चाहिए। मैंने कहा साहब ये फैसला तो 40 MLA की पार्टी करेगी, हम 6 MLA वाली थोड़ी फैसला करेंगे सीएम कौन बने। नहीं राव साहब आपको नहीं ध्यान, मेरे ऊपर बात चल रही है। मैंने कहा आपकी इच्छा जैसा ठीक समझे। कहीं आपको भी लगता है कुलदीप बिश्नोई फैसला लेने में देर कर गए? हाँ, मैं समझता हूँ कि कुलदीप जी, वरना आज उनका जो राजनीतिक परिदृश्य पे जो स्थिति बनी हुई है वो नहीं रहती। कुलदीप जी चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं। भजनलाल जी का तो एक बहुत बड़ा नाम रहा है राजनीति में, उनको PhD कहा करते थे। जी जी। तो अब उनकी समझ है, शायद पीढ़ी का फर्क है, सब जनरेशन गैप है। हो सकता है जो पिताजी में गुण थे मेरे में नहीं हो, मेरे में हो बच्चों में नहीं हो, आगे तो हम नहीं कह सकते। जी जी। लेकिन कुलदीप जी का एक अपना फैसला था या जो भी उनकी सोच थी, वो तो वही ज्यादा बेटर जिस दिन आपके NGP में आएंगे वो बताएंगे। जी जी। लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि अच्छा होता अगर वो साथ आते, बात करते डायरेक्ट, बल्कि ऐसा था अनुमान लोगों की जबान पे कि डिप्टी CM उनको बनाया जा रहा था और अच्छा पार्टी साथ देते, वर्कर्स भी और फायदा होता। जिस नारे को लेके वो चल रही थे, लोगों साथ लेके वो अच्छा मजबूत रहता, भजनलाल जी का नाम और बढ़ता। लेकिन खैर चलो, जो डेस्टिनी मंजूर है पर वो तो एक अलग चीज हो गई। तो इस तरह से ये जो 2009 में जब विधायक बने, सरकार कांग्रेस की बनी, हम लोगों ने समर्थन दिया। एक बात मैं जरूर कहूंगा, बिना शर्त समर्थन। मैं बैठा हूँ सत्य, बिना शर्त समर्थन, परमात्मा को मानने वाला आदमी, राजनीति में होते हुए मैं सच्चा आदमी। जी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मुझसे पूछा, राव साहब क्या चाहिए, और परमात्मा गवाह है, मैंने सिर्फ एक लाइन का बोला था, जो सब काम होने चाहिए। कैसे कर दो, सिर्फ नहीं, मैंने कहा काम होने चाहिए, चाहे विधायक रखे कर दो, चाहे इलाके के लोगों काम होने। मंत्री का जिक्र ही नहीं था, मंत्री का जिक्र चर्चा ही नहीं थी ना, उन्होंने पूछा ना मैंने कहा कि लोगों के काम होने चाहिए। ठीक है भाई, फिर उन्होंने अपने बल्कि कहा भी अपने नियरेस्ट को है, राव साहब 13 साल लड़ाई लड़ी बेचारे ना पोजीशन में, राव साहब की बात को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। ना उन्होंने कहा मंत्री पद, ना मैंने कहा कि मुझे चाहिए। बाद में मुझे लोगों ने कहा बहुत बड़ी गलती कर दी आपको, तो इस हाथ उनको शपथ लेते। मैंने कहा राजनीति में जिंदा वही रहता है जब लोग साथ हों, और अगर मेरे भाग्य में कोई चीज है तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, काम होने चाहिए। और ईमानदारी की बात है, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमने मन से सेवा की, और मैं आभारी हूं उस चीज के लिए श्री हुड्डा साहब का भी, कि जो मैंने इलाके की मांग रखी, कोई बात कही, मुझे पूरा सहयोग मिला, उनकी तरफ समर्थन मिला, पार्टी में पूरा काम हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। पूरा हमने अपने इलाके का हक हम लेके आए, हम गारंटी के साथ कहते हैं। कोई भी चाहे कोई आरोप लगाए विपक्ष के, भाई हमने अपना हिस्सा नहीं छोड़ा, चाहे वो विकास की बात हो, योग्य बच्चों की सर्विसेज की बात हो, यूनिवर्सिटीज की बात हो, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात हो, बाईपास बनाने की बात हो, हर चीज में हमने अपना हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ सभी ने लिया, मतलब काम किया। महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह जी को मिला, रेवाड़ी में कैप्टन साहब को मिला। ऐसा नहीं है कि कोई काम में कोई कोताही क्यों रही हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने
जो एक जाति के नाम पे या जहर के नाम पे, जो धर्म के नाम पे जो जहर घोलने काम किया, वो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं बात बैठ गई, उसका हमें नुकसान हुआ इस बात का लेकर। जातिवाद का वो रहा, जातिवाद का फैलाया, इस चीज का जरूर, वरना काम तो हो नहीं सकता, इससे बढ़िया कौन काम करेगा, हमने दिखाया, हम लोगों सामने कहते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले जो उसी विषय को टच करते हैं, जो 5 एमएलए गए हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय किया, मतलब एक तरह से अलग पार्टी बना करके कांग्रेस में चले गए, उनको लीड कौन कर रहा था? आप लोग 5 थे, 5 एमएलए, लीड कौन कर रहा था? कोई न कोई लीड जरूर करता है, कोई 2 लीड कर रहे थे, 1 लीड कर रहा था। देखिए वैसे बातचीत संवाद कौन कर रहा? जनरली हम सब लोग संपर्क में ही थे और सभी चाहते थे कि हरियाणा में जो लोगों का मैंडेट है कांग्रेस पार्टी के हक में जो आए हैं मेजोरिटी में, स्पष्ट बहुमत नहीं था लेकिन फिर भी 40 तो सीटें थी जी जी, तो सभी के लोग, कार्यकर्ता, वर्कर, परिवार चाहता था कि राज्य का हिस्सा बनना चाहिए जी जी। इसीलिए हमने कुलदीप जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन खैर वो बात नहीं, जैसे वो नहीं माने तो सेकंड तो, लेकिन सभी लोगों के संपर्क में थे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, और सभी को आइडिया था कि ठीक है, सही कर रहे हैं, स्टेप उठाएगा, लोगों के हित का स्टेप होगा। और वो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक फैसला भी सही मानते हैं उस चीज को, अगर नहीं होता तो जिन लोगों ने फैसला खाया नुकसान में रहे वो लोग। जी जी, आज हम गर्व से कह सकते हैं हमने काम किया, जीत हार अपनी जगह। तो जैसे हरियाणा जनहित कांग्रेस में राजनीति की, फिर उसके बाद कांग्रेस में आना हुआ, अगला चुनाव जो 2000 आ गया, 2014 का जो चुनाव हुआ, फिर जो कांग्रेस के साथ जो ये हार का सिलसिला शुरू हुआ पूरे अहिरवाल में, ये आपकी सीट का सवाल नहीं है। पहले चुनाव में पूरी की पूरी 11 सीटें, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ की 11 की 11 सीटें कांग्रेस हार जाती है। अगले चुनाव में 8 सीटें मेरे ख्याल से भाजपा लेती है, 3 सीटें निर्दलीय वगैरह। नहीं, 2 ही आए थे, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। हाँ, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ 2 एमएलए बन पाए और बाकी 9 सीटें कांग्रेस हार गई। और इस बार केवल 1 एमएलए आया है, 10 सीटें हार गई। 3 जिलों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपका गृह जिला है महेंद्रगढ़ और आप अब अध्यक्ष है। पूरे हरियाणा की बात करेंगे, लेकिन हरियाणा की बात के साथ साथ हम ये जानना चाह रहे हैं, जो अहिरवाल की जो बेल्ट है, इसमें सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही, जो भारतीय जनता पार्टी उभरती रही 2014, 2019, 2024 और आप कहीं भी नहीं खड़े हो पाए, वजह क्या रही? मैंने अभी इस चर्चा की आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में ये मैसेज देने में सफल रही, कामयाब रही कि कांग्रेस में आपके हित सुरक्षित नहीं है, और खास तौर से कास्ट फैक्टर को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में 1996 से 2014 तक जाट सीएम रहे। जी जी, हम राजनीतिक आदमी, हमारे लिए छत्तीसवीं बरादरी समान है, और इंसान के हाथ में भी किस जाति में पैदा हो जाए। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लोगों के अंदर प्रचार किया, लोगों में घुसपैठ की कि भाई कांग्रेस के राज में तुम्हें पूरा न्याय नहीं मिल पाया, और अगर आप हमें बनाएंगे तो हम नॉन जाट सीएम देंगे, जिसकी उन्होंने शुरुआत की खट्टर साहब के नाम से। लेकिन उससे पहले तो वो राव इंद्रजीत सिंह जी को प्रोटेक्ट किया, पंडित रामविलास शर्मा जी को भी किया, कहीं कैप्टन अभिमन्यु जी किया, अलग अलग किए उन्होंने। बाद में उन्होंने खट्टर साहब को मौका दिया मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। तो ये ही एक मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि लोगों के दिल में ये बात आई, जाट नॉन जाट हो गया है, जाट नॉन जाट के ऊपर फैलाया जाति के नाम पे। लेकिन इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की भी तो कमजोरी रही, जो इस प्रचार का जवाब नहीं दे पाई कांग्रेस। हाँ, हमने बहुत समझाने की कोशिश की और लोगों को सामने गिनाए भी, बताए भी कि भाई ये आपके सामने हम लोग लेके आए, काम भी किया, एक्सेप्ट भी किया, लोग मानते भी थे, हाँ जी इतना पैसा डेवलपमेंट कभी नहीं आया जो आपके टाइम में आया। लेकिन फिर भी बीजेपी इस विषय में कामयाब रही और हमारा नुकसान हुआ, बहुत स्पष्ट बात। इससे नुकसान हुआ जी। राव नरेंद्र, एक बात है वो हर जगह पूछी जाती है, एक नुकसान का बड़ा कारण ये मानते हैं कि राव इंद्रजीत जैसे नेता जिनकी अहिरवाल में पकड़ थी, आप बताएंगे पकड़ है या नहीं? मैं कह रहा हूं, मेरी बात का खंडन करने के लिए आप आराम से कर सकते हैं, मैं कोई उस बात पर जिद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आम धारणा है कि जो नांगल चौधरी से लेकर के गुरुग्राम तक राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है, वो प्रभाव कांग्रेस को मजबूती देता था। राव इंद्रजीत के जाने से कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसमें आप कहां तक सच्चाई मानते हैं? नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, यहाँ तक आपने जिक्र किया, उससे पहले भी हम चर्चा करें, राव वीरेंद्र सिंह जी और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जी लंबे समय तक इस इलाके के नेता रहे हैं, आज भी हैं। और
सांसद भी रहे हैं, स्वाभाविक है, और बड़े पदों पे भी रहे हैं, चाहे वो थोड़ा समय मुख्यमंत्री भी रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, हरियाणा में मिनिस्टर रहे राविंदरजीत सिंह जी भी, फिर पार्लियामेंट में भी है लगातार। तो नो डाउट हर व्यक्ति का, हर नेता का अपना एक दायरा है, अपना एक सर्कल होता है, चाहे हम लोगों को, हमारा चाहे छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, जैसे जैसे जिसका लेवल होता है। जी जी। तो ये बात है, और किसी भी नेता का जाना उस पार्टी को नुकसानदायक है, ये बात को मैं मानता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि केवल एक राविंदरजीत सिंह जी के जाने से ही अहिरवाल सारा साफ हो गया, ऐसा नहीं। जी जी। मेरी अपनी एक सोच है। चलिए हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत आगे चल हाँ, लेते हैं। जी, राविंद्रजीत अकेला नहीं, जैसा प्रोफेसर संपत सिंह ने कहा, चौधरी धर्मवीर चले गए, किरण चौधरी चली गई। कांग्रेस का आज की जो हालात बता रहे हैं, तो बहुत सारे नेता, अवतार भड़ाना चले गए, जितने भी कांग्रेस में जो स्थापित नेता थे, कुलदीप बिश्नोई चले गए, मतलब बहुत सारे नेता चले गए कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके। कहीं ना कहीं किसकी कमजोरी रही? एक नेता पर आरोप आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर के गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी के पंजे नहीं लगने दिए। मतलब मैं सीधी सीधी पूछ रहा हूँ, क्या व्यक्ति विशेष के कारण ये लोग छोड़ छोड़ के गए, कि या इनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी? इन्हें लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का उदय होता हुआ दिख रहा है और सत्ता के लालच में ये लोग चले गए। क्या सोचते हैं आप? सुलझे हुए हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है, हम जो राजनीतिक लोग हैं ना, जो ठीक समझते हैं वो कर लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे अपने लेता हूँ, मैं दूसरे किसी पर आरोप नहीं लगाता। जी जी। कि मुझे 2007 में ऐसा एहसास हुआ जी कि यह मैं सुरक्षित नहीं हूँ राजनीतिक रूप से, तो मुझे निर्णय लेना पड़ा। जी जी। तो हो सकता है अन्य नेता भी जिनका आप नाम ले रहे हो, जी जी, तो कोई ना कोई रीजन होगा, उनके दिमाग के अंदर कोई बात होगी जिसकी वजह से निर्णय अपना घर को छोड़कर राजी नहीं है। और जहाँ तक आपने हुड्डा साहब का प्रश्न किया, वो तो आप मेरे ख्याल आप उनका इंटरव्यू ले चुके हो। जी जी, यहीं पर हमारी बात हुई थी। उनसे ज्यादा बेटर कौन बता सकता है, इसलिए मुझे दूसरे के अधिकार नहीं है उनके बारे में कोई विवरण दूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, देखिए कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका कुनबा कम रहे, छोटा रहे, चले जाएं छोड़ के, मेरे अपने यार दोस्त कम हो जाएं, जी जी, या वोटर छोड़ जाए। हम नहीं चाहते, दिल से हम चाहते सभी साथ रहे, लेकिन सामने वाले की मर्जी है कि वो हमसे क्या अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है। हम उस पर खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर पा रहे, या जितना सम्मान वो चाहते हैं हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। और जो इस लेवल पे आते हैं, विधायक लेवल के ऊपर आ जाते हैं, उनका सम्मान टिकट से भी बहुत बड़ा होता है। मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे लग रहा है इस पार्टी में मेरा टिकट नहीं मिल पाएगा, तो मुझे अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। कई चीजें होती हो सकता है, इनमें से कुछ चीजें ऐसी नहीं होंगी। और ये भी मैं नहीं मानता, फिर दोबारा स्पष्ट कर दूं कि भाई ये एक परिवर्तन, समय का नियम चलता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ, समय का था, भारतीय जनता पार्टी यही थी आपके सामने, हरियाणा में के 2 सीटें आया करती थी। जी 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 जी। आज इतने आगे इंडी पे सरकार बना के, तो चलिए बात करते हैं। आपको 50 दिन मेरे ख्याल से हो चुके हैं अध्यक्ष बने हुए, जो है लगभग। और लोगों में एक जिज्ञासा जरूर है कि आपका दाव कैसे लगा, बाकी मात कैसे खा गए। आज इस मंच से थोड़ा सा खुलासा हम ये जरूर चाहेंगे। आप लाइन में नहीं थे, कहीं लाइमलाइट में नहीं थे, आप रेस में तो थे, लेकिन खुल करके फ्रंट फुट पे नजर नहीं आ रहे थे। आपके अध्यक्ष बनने में सर्वाधिक रोल किस नेता का है? कौन राजनीतिक गुरु है? कौन ऐसा चेहरा है जिन्होंने आगे बढ़ करके आपकी मदद की? देखिए ऐसा है जी, मैं अभी एक बात कहा था शायद थोड़ी देर पहले जी, कि अगर भगवान ने कुछ देना हो जी जी, तो भाग के आएगा, जी, और नहीं देना हो तो आके चला जाएगा। आप ये मान लीजिए जी जी, कि ये नरेंद्र सिंह के भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था। आप ये मान लीजिए कि ये दिन आना था, कांग्रेस की प्रदेश की बागडोर आपके हाथों में देनी थी पार्टी ने। मैंने कोई मेरा ग्रुप नहीं, सही मायने के अंदर मैं तो अपने साधारण तरीके से चुनाव हारने के बाद अपने क्षेत्र में था, अपने घर पे था, और सही मायने में कहा थोड़ा निराश भी था कि यार काम की कदर नहीं है, व्यक्ति कदर नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसा प्रभु की इच्छा। भाजपा वाले जानते थे कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन रहा है। मुझे भाजपा के एक साथी ने फोन किया था आपके अध्यक्ष बनने से पहले कि राव नरेंद्र बन रहे हैं, और उनकी बात सच निकली जो है। चलो, तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने और हमारे एलओपी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन एक अभियान चलाया कि हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे। आप जैसे पत्रकार साथी अक्सर सवाल करते थे, जी जी, 11 साल हो गए थे, बनाते नहीं थे आप लोग। चाहिए तो उस पर गंभीरता से काम शुरू हुआ और एक निष्पक्ष तरीके से खोज शुरू हुई। आउटसाइड और दूसरे प्रदेश के लोगों को बुला करके एक वीक घूमे फिरे, लोगों से मिले,
मुझे भी संगठन में उत्तराखंड जाने का मौका मिला, तो और जाकर के फिर अपनी राय दे सके। इसी तरह से मैं समझता हूँ प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी उन्होंने अपनी एक खोज शुरू की हुई थी कि हमें हरियाणा में आपने चला के पैरवी नहीं की? नहीं, हमने नहीं। सच्चाई की बात यह है, उनकी तरफ से अपनी कोई खोज थी और वो चाहते थे हम किसको बनाया जाए। तो ऐसा हमारे नेता राहुल जी की ये मन था कि अब की बार मैं चाहता हूँ बैकवर्ड क्लास से किसी साथी को जिम्मेदारी हरियाणा में दी जाए। उनका मन था जी जी कि भाई हमारा जो है, अगर कोई आज की डेट में कोई समाज थोड़ा बहकावे में आया हुआ है या कांग्रेस से थोड़ा दूर है, देखा कि पूरा अहिरवाल में साफ रहती है कांग्रेस, तो उसके पीछे कैसे हम उनको उन लोगों तक पहुंचे। तो जब ही पहुंचे जब उनको विश्वास दिलाया जाए, उनके बीच के व्यक्ति को चुना जाए, और उसमें से हमारे यहाँ कांग्रेस में बीसी ओबीसी बराबरी है, एक ही मानते हैं, बीसी विभाग नहीं है, ओबीसी कह देते लेकिन बैकवर्ड सब एक ही हम उसमें। ठीक है ठीक है। तो उनकी खोज थी जाति के मुताबिक कौन संख्या ज्यादा है, किस पे ढूंढना चाहिए। जब जाकर कहीं उनके दिमाग में आया कि अगर अहिर बिरादरी से, यादव से, कोई समाज से कोई ढूंढ के लाते हैं, कोई बनाते हैं, तो शायद ज्यादा कांग्रेस को फायदा रह पाएगा। जी जी। तो इस मुताबिक उनकी अपनी एक खोज शुरू हुई, और उसमें हम 2-3 जो इलाके के पुराने सीनियर लोग थे, जी जी, वो लोग जरूर उनके नजरों में आए। और रूटीन में हमारे प्रभारी श्री बी के हरि प्रसाद जी ने हम सबको बुलाया भी, सबसे बातें भी की और विचार भी जाने अपने मामले में कि भाई कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। तो उस समय पहली बार लगा आपको जब बातें बी के हरिप्रसाद ने बुला के की कि अब शायद मेरा भी नंबर आ सकता है? ना, ऐसा नहीं था। अच्छा। बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि मैं खुद ये कह करके आया था बी के हरिप्रसाद चंडीगढ़ ऑफिस में। जी जी। मैंने कहा जी अगर आप यादव समाज से अध्यक्ष बनाना चाहते हो तो हमारे में सबसे सीनियर कैप्टन राजेश सिंह जी। अच्छा, आप बोल के? परमात्मा कसम मैंने बोला कि अगर कोई यादव समाज की बात कर रहे हैं और वरिष्ठता की बात है तो कैप्टन साहब सीनियर मोस्ट हमारे में। कैप्टन साहब ही एक्स प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी के फैसले का। बड़े भाई कोई बात नहीं। और उसके बाद बुरा नहीं लगा आपको? नहीं, मैंने फिर उसके बाद में सर अगर उनके बाद में किसी कारण से उनको नहीं बनाते तो नंबर 2 पे फिर मैं हूँ। अकॉर्डिंग टू 96 विधायक मैं बनाऊं, बाकी और साथी हमारे जो है वो 2000 में बने, मेरे बाद बने। और मेरे परिवार की पृष्ठभूमि भी रही है पिछले 50 साल से अधिक समय की। तो ये स्थिति है। बाकी जो पार्टी हुक्म देगी हम सेवा करेंगे, काम करेंगे। हाँ, मैंने प्रदेश में महासचिव के रूप में भी एक पहले काम किया था। राव दान सिंह का नाम बहुत गंभीरता से उछला था जो। हाँ, राव दान सिंह जी कैसे पीछे छूटे? राव दान सिंह जी उम्मीदवार थे, वो तो कभी एनजीपी पे आएंगे जब खुद ही बता पाएंगे। हमने तो किसी पीछे नहीं छोड़ा। आप एक चीज तो बता सकते हो, राव दान सिंह को राजी कर लिया? राव दान सिंह जी राजी हैं, भाई है हमारे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 27 तारीख को मेरे नारोल में कार्यक्रम है, तो राव दान सिंह जी जरूर आएंगे। और मैं तो उनसे व्यक्तिगत घर मिला, बातचीत हो रही है, कैप्टन साहब से मिला हूँ। हाँ, दान सिंह जी से आज कैप्टन साहब आज रिवाड़ी में जैसे वोट चोर गद्दी चोर, कैप्टन साहब नजर नहीं आए? कैप्टन साहब का कोई निजी कार्यक्रम होगा शायद, कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा था भाई चिरंजीव राव जो है उनके सपुत्र वो जरूर आएंगे, मेरे सारे साथी आएंगे। मतलब कैप्टन परिवार का साथ मिल रहा है। हाँ, वो तो आज थोड़ा दे रहे हैं, कल ज्यादा दे देंगे। नहीं, आप भी बड़ी नरमी से जो है आ जाओ भाई, आ जाओ। देखिए, मैं ये समझता हूँ जो कांग्रेस परिवार में कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखता है, वो कोई भी साथी हो, कोई भी नेता हो, वो सब हम मिलकर काम करेंगे। और मेरा ये मानना है व्यक्ति नहीं पार्टी बड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि नरेंद्र सिंह की इज्जत मत करे भाई, आप पार्टी की इज्जत करो। जी, उसी में जिंदा। अगर पार्टी मजबूत है तो हम सब जिंदा है। जी। और पार्टी को ही हम संगठित करना चाहते हैं, अनुशासित रखना चाहते हैं, और पार्टी में ही चाम है। तो इसलिए कैप्टन साहब हो, राव दान सिंह जी हो, सभी हम एक हैं, साथ हैं, और साथ आएंगे समय समय पे। अभी जब से और नेताओं के पत्रकार साथी बात करते हैं, कल सिरसा में बहन शैलजा जी हमारे साथ थी, आपने प्रेस के माध्यम देखा होगा, बड़ा अच्छा हमारा कार्यक्रम था। परसों रणदीप सुरजेवाला जी साथ थे, उससे पहले 2-3 दिन पहले हुड्डा साहब साथ थे, उपेंद्र सिंह जी, आज दीपेंद्र जी आए थे रेवाड़ी। तो इसलिए हम सभी लोग मिल करके और पूरी तरह से, और मैं आभारी हूँ पार्टी हाईकमान का। आदरणीय खड़गे जी हैं, आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, और हमारे वेणुगोपाल साहब हैं, बी के हरि प्रसाद जी हैं, बहन प्रियंका जी हैं, उन सभी आदरणीय नेताओं का कि उन्होंने आपका सहयोग से आपको मौका दिया बनाने का। हरियाणा के नेताओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे नाम पे कोई विरोध नहीं था। सभी नेताओं ने कहा नरेंद्र सिंह को बनाते हैं, स्वागत का काम करे, अच्छी बात है। तो मैं तो इस बारे में थैंकफुल, और मेरा मन भी है मैं सबको साथ लेकर। चलिए, आप सबकी मदद से, सहयोग से बन गए, हाईकमान का आशीर्वाद मिला। लेकिन जिसको भी कुर्सी मिलती है उसका एक विजन होता है, वह फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है। आपके सामने काफी चैलेंज भी है।
आपका फुटप्रिंट किस तरह छोड़ेंगे, आप किस तरह कांग्रेस को मजबूत करेंगे, आपका रोड मैप क्या रहेगा, वो जानना चाहेंगे। जो देखिए, मैं जरूर चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत लंबे समय के बाद, लगभग शायद 53 साल के बाद, इस इलाके पे हम लोगों पे विश्वास किया है। और इसीलिए किया है कि हम ये कांग्रेस इलाका, जो कांग्रेस का कभी मजबूत गढ़ हुआ करता था और अब किसी कारणों से कांग्रेस से दूर चला गया, कि एक तो उन इलाके के भाइयों को हम विश्वास दिला सके। न केवल एक बिरादरी की बात नहीं है, केवल एक 36वीं बिरादरी की बात है। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। ये जरूर है, कांग्रेस पार्टी दलित और पिछड़े भाइयों का थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना चाहती है कि भी इनको ज़रूरत है सहारे की, इनको मदद की। और मैं समझता हूँ कि ये उनको जरूर एहसास कराएंगे, महसूस होगा मेरे बनने के बाद में, कि आगे भविष्य में लोगों के प्यार से अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हम उन वर्गों के साथ जो अपने आप को किसी कारण से महसूस करते हैं कि हमें दूर रखा गया या हमें पूरा न्याय नहीं मिल पाया, उनसे पूरा न्याय होगा। एक तो ये कांग्रेस पार्टी का संदेश है मेरे माध्यम से जो दिया जी गया। जी जी। दूसरा, आपने जहां तक रोड मैप की बात बताई, मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। और प्रदेश लेवल में कार्यकारिणी बना रहा हूं मैं बहुत जल्दी। जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी हम लोग बना रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष की और ब्लॉक की कार्यकारिणी बन रही है। कब तक उम्मीद करें इनकी? और ब्लॉक के बूथ लेवल तक मेरा मन है कि हम बहुत जल्दी इस कार्य पर पहुंचे। समय सीमा में बांधना नहीं चाहता, क्योंकि फिर कल पत्रकार साथी पूछते हैं, साहब 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, लेकिन हम बहुत जल्दी में है। पार्टी हाईकमान का आदेश हो बहुत चुका जल्दी है। की बात होती थी तो बहुत जल्दी 11 साल में पूरी हुई, इसलिए थोड़ा सा मतलब कब तक उम्मीद की जा सकती है? हाईकमान आदेश दे चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है, आपने खुद देख रहे होंगे, जब से आप अध्यक्ष बने हैं तब से रात दिन लगातार हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा का दौरा कर रहा हूं। एक नया कार्यक्रम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 5 नवंबर को इंदिरा भवन दिल्ली में जो किया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से जो एक सबूत दिखाई पत्रकार साथियों के सामने, किस तरह हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी की गई है, किस तरह बाहर के ब्राजील की मॉडल के नाम की फोटोएं लगी हुई है, किस तरह घरों के अंदर एक एक घर में 100, 200, 300 वोट बनाए गए हैं, कहीं फर्जी वोट है, कहीं डबल वोट है, कहीं फेक वोटर्स है। तो वो सब चीजें जो है पार्टी राव नरेंद्र, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिहार में चुनाव हुआ, वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली बिहार में, इसी इश्यू पर चुनाव लड़ा गया, एक तरह से कांग्रेस का मुख्य एजेंडा था। लोगों ने उसे नकार दिया। हरियाणा में आपके जो आंदोलन चल रहे हैं, आपके जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उनको कितनी स्वीकार्यता मिल रही है लोगों की? लोग कितना कन्विंस हो रहे हैं, आपकी बात पर कितना भरोसा किया जा रहा है? देखिए, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप बहुत जागरूक हमारे सिपाही है, पत्रकार है, आपने पूरा जीवन का अनुभव है, कि आप सब इस बात को मानेंगे कि हरियाणा में चुनाव से पहले लोगों की क्या आवाज थी। खुद सीआईडी की रिपोर्ट बोल रही थी, खुद भाजपा के नेता जो आज विधायक मंत्री है वो खुद प्रैक्टिकल रूप से भी कहते थे कि राज का आपका बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, हम तो विपक्ष के विधायक के लिए कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है, ट्रू फैक्ट है। मैं भाई ने भी आपको बता दूंगा समाप्त करने के बाद में। ये तो सच्चाई है प्रधान जी, लेकिन एक बात निकल करके आती है, जो कांग्रेस के 4 एमएलए लगभग थे, जिनकी तरफ से आवाज आई कि 50 वोटों पर 1 नौकरी, और भारतीय जनता पार्टी का जवाब रहा, हम पारदर्शिता से नौकरी देंगे, बिना उसके सिफारिश की नौकरी देंगे, बिना खर्ची पर्ची की बात उन्होंने की, और उनकी बात को लोगों ने स्वीकार किया। ये भी फीडबैक आ रहा है, इसको हम नहीं कह रहे, बहुत ज्यादा संख्या में नौकरी देने की भी बात नहीं करे, लेकिन जो उनकी बात पर लोगों ने भरोसा किया और आपकी बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि आपके 4 एमएलए के बयान इस तरह के आए थे जो मेरिट पर नौकरी देने की उम्मीद नहीं जगा रहे थे, तो इससे कहीं नुकसान नहीं हुआ? देखिए, मैं ये नहीं कहता, चलो अगर किसी साथी ने बोला है, नहीं बोलना चाहिए, गलत तो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल वही एक कारण रहेगा उससे नुकसान थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। नहीं, आप इस बात को बिल्कुल, कोई भी गलत चीज हो अगर मार्केट में कोई आती है, खैर मेरे तक तो उस हमारे इलाके में नहीं आ पाई बातें, लेकिन हो सकता है इसका प्रचार बीजेपी ने किया होगा। लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगे, जितने भी एग्जिट पोल थे सब 60 से ऊपर सीटें कौन दिखा रहे थे। पोस्टल बैलेट भी 70 से ऊपर कांग्रेस के पक्ष में आ रहा था, 73, 76 जो आया था आपके सामने। तो निश्चित रूप से सरकार बननी थी। तो जो आंकड़े पेश किए गए वो ऐसा नहीं कि झूठे आंकड़े, आप खुद जागरूक है, आप खुद देख सकते हो। 3.5 लाख वोट तो लोकसभा के बाद काट दिए गए। जी। और जो बताया गया है एड्रेस फेक और सही वोटों की जो गिनती बताई आपके सामने, वो सब चीजें हुआ।
तो इसलिए हमारा तो ड्यूटी तो बनती है कि हम लोग के बीच जाए। आप लोगों ने कोर्ट में अप्रोच की? हाँ जी, ऐसे जी कोर्ट पे भी किया आपने। मेरी खुद नारनौल में 99% बैटरी पाई गई। कहीं ईवीएम की गड़बड़ थी, कहीं बैटरियों की थी, कहीं जो पोलिंग होते हैं तो कहते हैं 61% वोट पड़े हैं, जब काउंटिंग आती है तो कहते हैं नहीं 69 हो गए, बढ़ा दी जाती है। तो चुनाव आयोग ने सुना नहीं कुछ भी? चुनाव आयोग नहीं सुना। अफसोस तो इसी बात का है कि चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष बॉडी है, और वो हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, भाजपा के प्रवक्ता बन के उसका जवाब देते हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए हर चीज का, लेकिन चुनाव आयोग सही रूप से काम नहीं कर पा रहा। आप मेरी बात के जवाब दीजिए। अभी आपने बिहार का नाम लिया। बिहार के अंदर 20 साल से लगभग सत्ता में है नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टियां। जी जी। तो आज से पहले कभी महिला याद नहीं आई? चुनाव से 20 दिन पहले उठा करके आप 10,000 हजार खाते में डाले जा रहे हैं। जी जी। क्या ये कोई आचार संहिता के अंदर है? क्या कोई मानवता की बातें हैं? हर विधानसभा में लगभग जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी कह रहे थे, उनका बयान आपने देखा होगा जी जी, कि हर विधानसभा में लगभग 60,000 महिलाएं प्रभावित हुई है। तो ये तो कोई न्याय नहीं है कि आप करो ना। आप इसको रोकेगा कौन? आगे भी अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी तो आगे पश्चिम बंगाल में, दूसरे राज्यों में, खैर पश्चिम बंगाल में तो सत्ता नहीं है उनके पास अभी। हाँ, लेकिन उनका प्रयास है। अब अगला निशाना उनका वेस्ट बंगाल है। जी जी। अगला वो उसकी पे ऊपर दावा कर रही है, कोशिश करेगी उनको लोगों के बीच जाके भ्रमित करने के लिए। तो हम ये बात कह रहे हैं कि हमने 15 से अधिक हमारे विधायक हाईकोर्ट में पिटीशन डाला हुआ है जी। और अब हमने फैसला किया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे। आप चुनाव नहीं है, 4 साल पड़े, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, बताएंगे भाई ये गड़बड़ हुई है, तुम्हारे सामने हुई है, तुम खुद महसूस करो। लोगों ने हमें बताया कि जी हमारे गांव से ज्यादा संख्या में वोट आने चाहिए जो नहीं आ पाए, इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप ये मान के चलिए। इसी को लेकर के हमने 14 दिसंबर रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी रैली करने का फैसला किया है। उसमें हरियाणा से भारी संख्या में तो होंगे और विदेश से लोग आएंगे, ताकि देश की जनता को पता लग सके कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच के अंदर जा रही है, लोगों के बीच जाए। जैसे चौकीदार गांव में आवाज मारता, डंडा लेके रात को घूमता रहता है कि भाई जागते रहो जागते रहो, और हाँ तो भाई, और इसलिए लेकिन हमारा यही कर्तव्य चौकीदार वाला काम है कि हम लोगों को जगाएंगे आप। जी जी। तो इसलिए जो है ये लोगों के बीच जाने का एक माध्यम है, हम जा रहे हैं। और मैं अब तक मेरा आज 8वां जिला था। हमने जो है तो मेरे ख्याल से लास्ट 7 दिसंबर को, 7 को तो झज्जर में शायद 11 दिसंबर तक प्रोग्राम हमने लिया हुआ है। जी जी। तो ये मेरा आज 8वां जिला था। हमने करनाल से शुरू किया, करनाल, अंबाला, आपका हिसार, फरीदाबाद, पलवल, जी जी, और जो है ना कल कैथल, परसों कल कुरुक्षेत्र का जो कार्यक्रम है वो अभी होना है, कुरुक्षेत्र का होना है। जी जी। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए हैं। बड़े अच्छा रिस्पॉन्स है। सभी नेता एक स्टेज पे आ रहे हैं, विधायक, पूर्व विधायक, उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष, और उसके बाद लोग भी आ रहे हैं संख्या में, जितना सहूलियत होती है। शादियों का टाइम चल रहा है आजकल। जी 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 जी। लेकिन मैं समझता हूँ विपक्ष के अंदर बहुत बड़ी संख्या, उम्मीद करें आज हम 10, 20, 30, 50 हजार लोग आ जाएंगे। अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, एक अच्छा मैसेज जा रहा है। ये तो मीडिया में बीच बीच में खबरें आ रही है वोट चोरी के साथ साथ फोटो चोरी। ये कांग्रेस में फोटो प्रोटोकॉल को लेकर के क्या चल रहा है? सिरसा में झगड़ा है, हिसार में झगड़ा है, क्या मीडिया तूल दे रहा है? वाकई आप झगड़ रहे हैं? मतलब कोई कहीं ना कहीं कुछ तो है ही। मीडिया का काम बिना आग तो धुआं नहीं उठता। मीडिया भी तो तभी तो दिखा रहा है जब कहीं ना कहीं धुआं है, आग है कहीं ना कहीं। अब मीडिया 24 घंटे का हो गया आजकल। नहीं, वो दीपेंद्र जी कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं हुई हिसार में, आप सब जगह हम मौजूद थे। अच्छा, मैं खुद स्टेज पे मौजूद था, दीपेंद्र जी मेरे साथ बैठे हुए थे। माइक की छीना झपटी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, हमारे सामने नहीं हुई, मैं इतना कह सकता हूँ। मेरे सामने जिला अध्यक्ष ग्रामीण आए थे। जी जी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि राव साहब मैं माइक संभालना चाहता हूँ, आप आ गए। तो जिला शहरी अध्यक्ष में थे बजरंग गर्ग जी। हमने कहा गर्ग साहब, नहीं सर मुझे आपत्ति नहीं ना, मुझे संभालना, मेरा गला भी खराब, संभालो। वो जाके स्टेज संभाल लिया। इतनी बात। तो उसके बाद में कहीं जिक्र आया कि जी वो भाई कहता है जी मैं 2 घंटे से पहले चल रहा था। ये तो बहुत छोटी बातें थी। जी जी। बाकी इतना नहीं आना चाहिए था, लेकिन बस वो आप समझते हैं कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल ये भी मैं मानता हूँ कि मीडिया के साथ ही कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, कहीं ना कोई आ जाता है उस चक्कर में बातों में, उलझ जाता है बेचारा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। हम तो बिना चक्कर में लाए सीधा पूछ रहे हैं कि जो फोटो प्रोटोकॉल है, अभी कुमारी शैलजा वो नहीं लगाती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो। दूसरे जो कार्यक्रम है हुड्डा समर्थक, वो शैलजा की नहीं लगाते हैं। 3 एमएलए का जिक्र है, चंद्र प्रकाश का, जस्सी पेटवाड़ का, और तीसरे और साथी है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। जी, तो देखिए फोटो प्रोटोकॉल की बात अगर कोई शुरुआत हुई है जी, तो ये आपकी दिमाग की उपज है, मैंने शुरुआत की।
हाँ, वो मेरे तो से पहले नहीं थी है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए कि मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रहा हूँ, जी जी चाहे मैं विधायक मंत्री रहा हूँ, लेकिन हूँ तो कार्यकर्ता ही कांग्रेस का हम सब लोग। जी जी तो जनरली कोई प्रोग्राम होती है तो हम पूछा करते थे पीसीसी में फोन करके, यार किसकी फोटो लगाएं, जी कोई हो तो भेज दो, ऊपर से हमने मौका भी अब वो लगा देंगे। जी जी अब यार हम एक के लगाए ना लगाएं, कोई महसूस करेगा नहीं करेगा, क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं हम इसका मैं डिस्कस करके हमारे प्रभारी जी से सभी नेताओं से कि भाई एक बड़ा फार्मूला हम निकाल देते हैं। जी जी तो हमने बड़े दिमाग से फैसला किया कि हरियाणा में 3 CWC के मेंबर हैं। तो वो संयोग पिता पुत्र दोनों आगे। वो कोई बात कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई तो भी उसमें दीपेंद्र जी, रणदीप जी, शैलजा जी 3 सीनियर लोग, हालांकि दो CWC तो के। जनरल सेक्रेटरी है, जी जी वो 2 तो जनरल सेक्रेटरी भी है, दीपेंद्र जी CWC के मेंबर। हमने तीनों का अडॉप्ट कर लिया। पीसीसी प्रधान आएगा ही आएंगे, जी, जी। सीएलपी लीडर भी आएंगे। तो हम्म, हरियाणा से हमने प्रोटोकॉल दे दिया, जिस जिले में विधायक को विधायक के लगा दो, जिला अध्यक्ष भी अपनी फोटो लगाएंगे, सभी बेचारे काम कर रहे हैं। जी जी और पार्टी हाईकमान के ऊपर सीनियर लीडर्स हैं हमारे, जी जी जिनमें सोनिया जी, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी और बी हरि प्रसाद जी, तो ये एक अच्छी सहूलियत के लिए लगाया गया था, बड़ा वाइड दिमाग का लगाया गया। अब मैंने मेरे दिल्ली में प्रोग्राम है, मुझसे राय ली गई, मैंने कहा 4 उम्मीदवार तो हैं। अनुशासन समिति भी आपके दिमाग ये से? भी आपके ही बनाया आपने। मैं अनुशासन समिति का चेयरमैन था हजका में। जी 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 तो इसलिए मैंने कहा ये बहुत जरूरी बनानी चाहिए, और मुझे आभारी हूं मैं हाईकमान का। उन्होंने कहा नाम दीजिए, हमने नाम दिया, तुरंत अप्रूव करके भेजिए उन्होंने। तो इसलिए एक अच्छा है, और किसी भी कोई घर हो, परिवार हो या पार्टी हो, अगर वो अनुशासित रहती तो अच्छी बात, उसको लोग अच्छा कहेंगे। जी जी और मुझे उम्मीद है कांग्रेस सब लोग इस बात को मानेंगे, और मुझे खुशी है कि जितने जिलों में अब तक 8 जिलों में गया हूं, धीरे 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 आ जाएंगे सभी सब जिला लोग। अध्यक्ष भी आए हैं, सभी विधायक भी आए हैं, पार्टी उम्मीदवार भी आए हैं, सहूलियत के मुताबिक नेता लोग भी पहुंचे हैं, ऊपर वाले भी हमारे आए हैं, जो शीर्ष नेता हरियाणा का। मैं सब में गया और सब में जाऊंगा। सभी हमारे नेता सम्माननीय है, मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ। और सभी 500 MP हमारे कांग्रेस के, छठा रणदीप जी जो राज्यसभा के हैं, चाहे राजस्थान कोटे से हो, जी जी सभी हमारे लिए आदरणीय है, सभी साथी, विधायक, सांसद, और सभी मेरे लिए, मैं तो सबको कहता हूँ आया करो। धीरे धीरे अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। राव नरेंद्र जी, एक सवाल है, बहुत घिसा पिटा है, सब जगह पूछा जा रहा है, आप कई बार उसका जवाब दे दिए, आपकी तरफ से मैं भी जवाब दे दूं। CLU CD कार्ड सब आपसे पूछते हैं। राव नरेंद्र सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि इस FIR से राव नरेंद्र दबाव में आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामकता से मुहिम नहीं चला पाएंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सांच को आंच नहीं। जी जी ये जो मामला है 12 साल पुराना एक मामला है, जी जी और विश्वासघात कहे, एक छोटी सोच कहे, मानसिकता कहे गलत, कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो लोगों से मिलता है जनता दरबार में, पंचायत भवन में, रेस्ट हाउस में, खुले रूप से, जी जी क्या वो व्यक्ति कोई व्यापार की बात करेगा, लेन देन की बात करेगा? किसी को करनी हो तो अपने घर के ड्राइंग रूम में करे, 5 स्टार होटल में करे, कहीं बैठ करके। जी 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 तो सच्चाई तो ये है कि इसके पीछे जरा सा भी जी जी 100 में से 0.1 भी सच्चाई नहीं है, कोई भी। ये तो एक साजिश के तहत आपकी परिवार की, आपकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया। जी जी और इसलिए हो गया कि हम एक साधारण परिवार से, आम लोगों के बीच के रहे। ये है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बात, मैं उसी बात पा रहा हूँ। जी जी हम एक साधारण परिवार से रहे, आम लोगों से मिलना जुलना रहा, वरना क्या मतलब है, हम वैसे धमका दे चल भाग यहाँ से। लेकिन नेचर है, कोई आया है उठ के, आप मिनिस्टर है तो आपको बात सुननी चाहिए। तो मैं ही कह रहा था कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई सज्जन आ गया कि साहब मैं गरीब आदमी, काम है राव साहब, बता भैया, पब्लिक बैठी, उसमें आप देखेंगे वीडियो में गनमैन घूम रहे हैं, PFI घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई अकेले में। पंचायत भवन की बात थी, कागज निकाला, क्या है भाई, सर CLU के पेपर है। मेरा पहला लाइन ये थी, भाई तो मेरे विभाग डिपार्टमेंट नहीं है। फिर उसके बाद भी एडिटिंग वगैरह किया गया है। सर आपको तो बहुत जानकार है, हम थोड़ा किसी से करवा दो वो जो साजिश के तहत आया था, ये बातें रिकॉर्ड कराने के लिए। मैं हाँ, यस ये रिकॉर्ड ही कराने के लिए आया था। उसके यहाँ के पैन में या बटन में कि कैमरा था, मुझे भी नहीं पता इस बात का। खैर चलो, तो उसको मैंने स्पष्ट रूप से कहा, भाई फिर भी आदमी क्या होता है कि हम राजनीतिक लोग हैं ना, कोई आ जाए प्रधानमंत्री इस काम है, यार मेरा सिपात है कि चलो मैं करता हूँ, रिश्ता निकालता हूँ। पर आदमी वैसे हम लोग की आदत खराब होती है, वरना क्या जरूरत थी। हमने कहा यार ठीक है, कोई बात है, बार बार कह रहे तो मैं कोशिश करूंगा, कोई आदमी होगा तो बता दूंगा। सर इसको बिकवा दो जमीन को। अच्छा आप बताओ, कोई क्राइम हुआ नहीं, कोई मर्डर नहीं हुआ, 302 लग जाए आपके ऊपर, मतलब उस जमीन का कभी अप्लाई नहीं हुआ CLU के लिए, आप देखिए। और नो मनी मैटर, खुद लोकपाल जी लिख रहे हैं
कि देयर इज नो मनी ट्रांजेक्शन। जी 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 जी, मतलब कुछ हुआ भी नहीं, सच्चाई की लोकपाल से क्लीन चिट मिल चुकी। हाँ, और उसके बाद उस पे जो है कहीं मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं साइन नहीं है कि हमने कोई सिफारिश की हो, पुलिस ने दबाव भी किया। तो इसलिए ये सब चीजें जो थी ये ऐसा किया गया। फिर भी हमारे जब आया कि और अभय चौटाला जी ने, ये जो IND के थे, कांग्रेस के हमारे विपक्ष में थे, उन्होंने कहा ये तो विधायकों की छवि खराब करने के लिए मंत्रियों की देखी, कांग्रेस के विधायक पैसे मांगते हैं और करते हैं। अच्छा, मेरी एक स्वभाव है, मैं किसी पर आलोचना नहीं करता, बाकी आप जानते नहीं आरोप लगाने वाले भाई, आप अपने खुद अपने आईने में अपने आप को देखिए यार, सारी जनता जानती है आपको। मतलब कोई बात है, कोई चीज, हम फिर भी किसी की बुराई नहीं करते, चलो कोई बात, जो जैसा है सब जानता है, परमात्मा न्याय देता है, वो देगा। हाँ जी, वो तो भाई अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है, विश्वास है, हमने कोई पॉइंट में भी दोष नहीं किया और ना ही हम दोषी हैं, इसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। तो चलो, बीजेपी का राज बनने के बाद में वो हमारे FIR भी लॉन्च हो गया, हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया। हाई कोर्ट ने ये भी कहा था चालान पेश नहीं कर सकते, फिर भी चालान पेश करने की कोशिश की गई है इन लोगों ने। लेकिन उससे पहले एक केस बता दूं मैं आपको, मामला खत्म हो चुका है। उससे पहले रामकिशन फौजी जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसी को लेकर, सेम केस है, सेम आदमी है बनाने वाला। 3 या 4 तो SC के भाई हैं, 5 थे। हाँ जी जी जी, एक प्रजापत भाई है रामनिवास घोलेड़ा, एक आपके सामने मैं बैठा था। हम 6 लोगों के खिलाफ बनाई गई थी। एक बीच पंजाबी विनोद बहना जी थे जी जी, और एक प्रजापत थे, 2-3 SC जी। फौजी साहब का मामला हमसे पहले था, 2-4-6 महीने पहले का, वो सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन चल रहा था। तो हाई कोर्ट ने हमारे सबके केस रोक दिए थे, साइन डाई कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के वेट में सेम केस है, पहले वो डिसाइड हो जाए देन इनको केस को लेंगे। वो केस में फौजी साहब भाई जी तो बरी हो गए। जस्टिस कानन साहब उसके बाद तो FIR की जरूरत नहीं रहती। जस्टिस कानन साहब ने जो फैसला दिया हरियाणा में कि बीजेपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, रिजेक्ट कर दिया था सारा। उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या जिन्होंने भी किया उन लोगों ने की हुई थी, वो रिजेक्ट कर दी, अपील कैंसिल हो गई। तो वो ऑटोमेटिक रूप से, अब हमने तो खुद कहा हाई कोर्ट से कि हमारे फैसले चालू करो जी जी, ताकि वो फैसले लग सके सामने, और है भी नहीं कुछ सच्चाई। लेकिन कोई बात नहीं, वो अब मेरे बनने के बाद में कहीं तेजी आई, अधिकारियों ने भी कहा सर हम पे दबाव है, हमें करना, हमने कहा आप कर ही नहीं सकते, कोर्ट ऑफ कंटेंट बन जाएगा। उन्होंने कहा सर हाँ, तो ये स्थिति है, इसलिए सब लोग जा। और दूसरा मैं एक और साफ कर दूं साथ में, यदि कोई परिवार की छवि खराब हो तो 6 बार वो परिवार विधायक नहीं बन सकता। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हजारों नौजवान योग्य बच्चों की हमने सिफारिशें की है, करोड़ों रुपए हमने विकास के दिए हैं। कोई भाई ये कह दे कि एक नए पैसे की हमारे को आरोप है, चाय भी पियो काम के बदले में, जीवन में हम राजनीति नहीं करेंगे। ईमानदारी की बहुत बड़ी बात राव नरेंद्र कह रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूँ। तो अभी एक बात ये कि आपको जैसे मैं बता रहा था 50 दिन के लगभग हो गए, इस बीच राहुल गांधी को रिपोर्ट कोई, KC वेणुगोपाल को कोई रिपोर्ट आपकी तरफ से कि मेरी परफॉर्मेंस ये है, हम ये कर रहे हैं, कोई बातचीत हुई बीच में, कोई रिपोर्ट आपकी 50 दिन के कामकाज की? कोई मेरी व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई पिछले 28 जो था हमारा 28 अक्टूबर को। जी जी, मेरे अध्यक्ष बनने से पहले तो वही था बेटा हमारी। जी जी जी, उसके बाद में चंडीगढ़ आए थे भाई पूरन कुमार जी के यहाँ, तो भी हम लोग साथ थे। फिर उन्हें कॉल भी मुझे कहा था आप टाइम निकाल के आ जाना, मैंने उनसे पूछा था आप आ सकते हो। जी जी, मैंने 28 अक्टूबर को मैं गया भी था उनसे मिलने के लिए, बड़ी तसल्ली से हमारी उनकी बात हुई, विस्तार से हरियाणा के बारे में हर चीज की जानकारी ली, मेरे से पूछा गया, जी जी, इलाके के बारे में पूछा गया, जाति समीकरण के बारे में पूछा गया, क्यों कांग्रेस, क्या कारण है, लोग क्या समझते हैं, सब बातें हमने उनसे विस्तार में की। 1 to 1 हम दो ही थे, जैसे आप और हम बैठे हैं। जी जी, और बहुत ही उन्होंने गंभीरता से हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश की, कहा, और उन्होंने स्वतंत्र रूप से मुझे आदेश दिए हैं आप पूरे हरियाणा में जाए, मिले लोगों से, व्यक्तिगत रूप से, दलित साथियों से, बैकवर्ड साथियों से, और हरियाणा में सभी लोगों से, खासतौर से उन साथियों से जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखते हैं, आज किसी कारण से कांग्रेस में नहीं भी है तो भी उनका आदेश था कि आप संपर्क करें, उनसे मिल सकते हैं, अच्छी बात है, अपनी पार्टी को मजबूत बनाए। जो कुछ नेता जो चले गए थे छोड़ करके, उनको लाने के बारे में भी कोई चर्चा हुई? नहीं, उनकी तरफ स्पष्ट आदेश, जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास करता हो, कांग्रेस की नीतियों को मानता हो, उस सभी साथियों का आपके माध्यम से मैं कहूँगा उनका स्वागत है। जी जी जी, और कोई मैं उन नेताओं में नहीं हूं कि मैं कोई झूठी बात करूं या प्रलोभन दूं, मतलब कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, दरवाजे जिनको कांग्रेस की विचारधारा में यकीन है वो आ सकते हैं। जिन साथियों की जनता में छवि ठीक है, जो कांग्रेस लोगों की सेवा करना चाहते हैं, कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करना चाहते हैं, उन सभी साथियों का स्वागत है।
उनको जो भी आना चाहेगा, जाना पड़ा तो मैं खुद भी जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, उनको लाने के लिए भी। जी मैं चाहता हूँ हमारा परिवार मजबूत बने, बड़ा बने और अच्छे लोग इस परिवार में आए, अच्छी सलाह दें ताकि हम जनता की और अच्छी तरीके से सेवा कर सकें। INLD को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं तो नहीं मानता, जनता तो पार्टी मौका है, पार्टी ने चलो पार्टी क्योंकि अभय सिंह आजकल काफी सक्रिय है आपके जैसे। अभी भिवानी से भी एक दो संपत सिंह गए, भिवानी से भी वासुदेव नाम वासुदेव शर्मा जी, वासुदेव शर्मा गए। देखिए जी, नेताओं का आना जाना चलेगा, जी, चलता रहता है। संपत सिंह जी सम्माननीय, हमारे आदरणीय बड़े हैं, मेरे साथ कई बार मौका रहा साथ विधानसभा में काम करने का उनके साथ में भी, और उनकी पृष्ठभूमि पुरानी INLD देवीलाल जी परिवार से रही है। वो उनके उस कार्यक्रम में भी गए थे जो देवीलाल जयंती में भी होकर के आए थे। और पिछले 2 योजना शायद उनको टिकट पे नहीं मिल रहा था, तो स्वाभाविक है उनको निर्णय कोई करना था। व्यक्तिगत रूप से हमारे अच्छे संबंध है और मेरे से कोई नाराजगी भी उनकी नहीं है, लेकिन ठीक है, उनका एक अपना निर्णय था जो उन्होंने लिया, उसमें किसी को हम रोक भी नहीं सकते। वासुदेव जी का भी अपना एक निर्णय है, और भी नेताओं का आने का भी हो सकता है और जाने का भी हो सकता है। मैंने बताया था ना, तो हम पॉलिटिकल लोग एक अलग विचारधारा के आदमी होते हैं। जहाँ हम बैठे हैं, अगर हमें लगता है हमें यहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा या हम पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं हो पा रहा, हमारा आगे भविष्य कैसे ठीक हो सकता है, तो हम निर्णय लोग ले सकते हैं। पॉलिटिकल आदमी लेते रहते हैं, एक नई चीज नहीं है। जी। और जहां तक प्रश्न किया INLD का, देखिए हर चीज का एक समय होता है। जी, मैं जब 2000 में विधायक था, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तो हाउस में कहा करते थे मैं जब तक जीऊंगा मुख्यमंत्री रहूंगा, इस टाइप की बातें आती थी। जी। और भगवान से मैं नहीं डरता, ऐसा भी 1-2 बार उन्होंने बोला हाउस में, मेरे सामने की बात है। तो ठीक है, समय था, लोगों में विश्वास किया, उन बाद में समय परिवर्तन हुआ, आपके सामने आज वो नहीं थी। इसलिए मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है। आज अगर हमारा मुख्य मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से चल रही है, या वोटों का, EVM का, ये जो लफड़े इस तरह के टाइप के चल रही है, इसलिए हमारा इनको ही हमें लोगों के बीच जाना चाहिए बीजेपी के खिलाफ लेकर के। कांग्रेस एक वादा मजबूती से कर सकती है कि मेरिट पे नौकरी देंगे सत्ता में आए तो? बिल्कुल 100%। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने जी। आप नहीं कहते तो मैं भी कहना चाहता था जी। ये बात मेरी आदरणीय राहुल गांधी से भी हुई बात जी। मैंने कहा सर, मैं ये जरूर चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से, और सीटों में तो मुझे नहीं पता, शायद राजस्थान में ठीक है, लेकिन हरियाणा में हमें जरूर चाहूंगा कि जब राज आपका बने, लोग बनाए अपने प्यार से, तो लोगों को ये पूरा विश्वास होना चाहिए, और हम विश्वास दिलाएंगे कि पूरी तरह से मेरिट्स पे नौकरियां मिलेंगी, बिना किसी जाति के, बिना किसी क्षेत्र के और किसी भेदभाव के बगैर सबको बराबर न्याय मिलेगा। ये मैं दावा करता हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। ये वादा रहेगा, मैं जिम्मेदारी के पद के ऊपर बैठा हूं और मैं कहना चाहता हूँ इस बात को। और आप पहले साथी हमारे से सवाल किया, आज तक इतने बहुत इंटरव्यूज हुए मेरे बनने के बाद, किसी नहीं पूछा। समान रूप से विकास होगा, समान रूप से नौकरियां मिलेंगी, जो भाजपा कर रही है इससे 100 गुना बढ़िया करके दिखाएंगे। जब तो कोई बात है जीवन में, और अगर नहीं करेगा तो नरेंद्र सिंह राजनीतिक जीवन में नहीं रहेगा। बता सिक्का छोड़ दो। बड़ी बात कही राव नरेंद्र ने। आपका राव नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के विचार सुने, बेबाकी से उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। साफ साफ कहा है कि जिसकी कांग्रेस की विचारधारा है उसका हर समय स्वागत है। कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके दरवाजे खुले हुए हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस का कुनबा बढ़े, वह स्वयं चाहते हैं कि कांग्रेस का कुनबा बढ़े। वह नहीं चाहते कि कांग्रेस का कुनबा छोटा हो, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, संकीर्णता से नहीं सोचेंगे, समग्रता से कांग्रेस का कुनबा बढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद राव नरेंद्र। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका, आपके सभी साथियों का, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हमारी परमात्मा शुभकामनाएं। धन्यवाद।